जब कोई जंग बहुत लंबी हो जाती है तब हम उसे नॉर्मल मानने लगते हैं, लेकिन बैटल ऑफ हॉर्मुज का असर अब भी हिंदुस्तान पर पड़ रहा है। खाड़ी देशों की बात हम अलग से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भी एक तरह से इस जंग का हिस्सा हैं। हॉर्मुज बंद है। ईरान ने भरोसा दिलाया है कि भारत के लिए खुला है। अमेरिका ने भी भारत से कहा है कि आप ईरानी और रूसी दोनों तेल ले सकते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो ले लेते हैं, दिक्कत नहीं हो कोई। लेकिन फिर भी सिलेंडर्स की कमी एक सच्चाई है। इस वजह से शहर से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ये सच आप खबरगांव की ग्राउंड रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। हमारे साथी रवि और अयान ने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों से और कोचिंग एरिया में प्रवासी छात्रों से बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें घर लौटने पर मजबूर होना पड़ा है क्योंकि मेस में खाना महंगा हो रहा है। तेल के मामले में कुछ राहत है, अभी दाम नहीं बढ़े हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। भारत सरकार ने इस बात को रेखांकित किया है कि तेल के टैंकर्स आ रहे हैं। 3 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस ने खबर चलाई कि एक ईरानी ऑयल टैंकर हिंदुस्तान आ रहा था। उसमें करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल था। डायरेक्शन बता रही थी कि गुजरात के वादिनार आ रहा था। अमेरिकी दबाव में जब भारत ने 2018 में ईरानी तेल खरीदना बंद किया था, उसके बाद अब ईरान से तेल खरीदने की बात चलने लगी थी। ये भी बताया गया था कि ईरान इस तेल को $60 प्रति बैरल का प्रीमियम लगाकर बेच रहा था, महंगा बेच रहा था, लेकिन ज़रूरत का वक्त है तो भारतीय कंपनीज ने डील भी की। जहाज़ गुजरात के तट के करीब पहुंच गया था, लेकिन 2 अप्रैल की देर रात उसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और दक्षिण की ओर मुड़ गया। अब वो अपनी नई मंजिल बता रहा है, डोंगिंग, चाइना। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सरकार ने कुछ कहा नहीं है। सरकार ने यह भी नहीं बताया था कि ऐसा कोई टैंकर भारत आ रहा है, पर इंडियन एक्सप्रेस ने ट्रेड सोर्सेस के हवाले से लिखा है कि पेमेंट रिलेटेड इशू की वजह से ऐसा हुआ होगा। शुरुआत में कयास लगाया जा रहा था कि भारत कुछ पेमेंट तो रुपए में कर देगा, जिसके इस्तेमाल से ईरान हिंदुस्तान से चावल और जेनरिक दवाएं खरीद कर ले जाएगा। इससे एक तीर से 3 निशाने लगते। ईरान को वो मिलता जो उसे चाहिए, कुछ कैश। भारत को वो मिलता जो उसे चाहिए, ढेर सारा तेल। और अमेरिका का ये डर भी दूर होता कि इस तेल के पैसे से ईरान इजराइल पर हमले के लिए हथियार ले लेगा, कहीं ये डॉलर में ट्रेड ना हो जाए। उन्होंने बैन लगा रखा है। लेकिन जब टैंकर ने रास्ता बदल लिया तो लग रहा है कि पेमेंट का मसला सुलझ नहीं पाया है। यही घटना हमारी उस बात को भी स्थापित करती है कि चीन इस पूरी सिचुएशन में विनर बनकर निकला है। डॉलर ट्रेड पर बैन के बीच वो ईरान से तेल खरीद रहा है, जंग के बीच तेल खरीद रहा है और पैसा भी दे रहा है युआन में। जो काम युआन में हो जा रहा है वो रुपए में क्यों नहीं हो पा रहा है, इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे। थोड़ा बहुत आप भी सोचा कीजिए। भारत के बाद आ जाइए अमेरिका पर। आज जंग का 35वां दिन है। ईरान ने इस दिन एक F-35 गिराने का क्लेम किया है। इससे पहले 19 मार्च को ईरान ने इसी तरह का क्लेम किया था। दोनों ही दफ़े ईरान ने वीडियो रिलीज़ किए, लेकिन इन दावों की स्पष्ट तौर पर पुष्टि अमेरिका की तरफ से नहीं की गई। ओसिंट हैंडल्स ज़रूर लिख रहे हैं कि ईरान ने आज जो गिराया है वो F-35 नहीं है, F-15 ईगल है। जो भी हो, ईरान इसे अपनी एक और विक्ट्री के तौर पर दिखाएगा, क्योंकि यह साबित होता है इससे कि 1 महीने से ऊपर हो गया दुनिया के सबसे एडवांस इक्विपमेंट वाली यूएस एयरफोर्स और सबसे शार्प स्किल्स वाली इजरायली एयरफोर्स मिलकर भी ईरान के आसमान पर एयर सुपीरियॉरिटी अचीव नहीं कर पाए हैं। जहाज ईरान के कशम आइलैंड पर क्रैश हुआ है। स्पष्ट नहीं है कि जो पायलट इस जहाज को उड़ा रहे थे, 2 थे, उनका क्या हुआ। अमेरिका एक दिन पहले ईरान के टूटे पुल की वीडियो शेयर कर रहा था। आज ईरान अमेरिका के गिरे हुए जेट की वीडियो शेयर कर रहा है। तो शूटिंग वॉर के बीच शेयर, लाइक, सब्सक्राइब का गेम चल रहा है। इसी बात पर अगर आपने अब तक खबरगांव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठोको सब्सक्राइब वाला बटन। 4 लड़कों से सब्सक्राइब करवाइए, 4 लड़कियों से भी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आज का बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फौज अंदर से दरक रही है? क्या ईरान वॉर में मतभेद के चलते एक के बाद एक लोगों को हटाया जा रहा है? पिछले दिनों आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड से जो केंट उनका नाम था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम सुर्खियों में सुना था। उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने वजह बताई कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग से वो सहमत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान से फौरी तौर पर कोई खतरा ही नहीं था, जंग बेवजह थी, इसराइल का दबाव था। इस इस्तीफे के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि ट्रंप प्रशासन के भीतर ही जंग को लेकर मतभेद हैं। अब खबर आई है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया। जनरल रैंक के थे जनरल रैंडी जॉर्ज, 4 स्टार जनरल। जॉर्ज के साथ साथ 2 और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, डेविड हॉडने और विलियम ग्रीन जूनियर को भी जबरन इस्तीफा दिलवाया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया है। इन बर्खास्तगियों की वजह नहीं बताई गई, लेकिन कहा जा रहा है कि जंग की नीतियों में मतभेद को लेकर ये हुआ होगा। पीट हेग्सेथ ट्रंप के चहेते हैं। उन्हीं ने हेग्सेथ को रक्षा मंत्री बनाया था। पहले फॉक्स न्यूज़ में एंकर रह चुके हैं। टीवी में रोज ट्रंप की वाहवाही करते थे। उससे पहले नेशनल गार्ड में थे, जो वहाँ की रिजर्व आर्मी है।
लेकिन इस तरह का कोई उनका प्रोफाइल कभी नहीं रहा कि सीधे रक्षा मंत्री का पद मिल जाए, इसलिए उनकी नियुक्ति पर शुरुआत से ही सवाल थे। अब ऐसा नहीं है कि हेgseth ने पहली बार फौज से किसी को निकाला है। जब से उन्होंने रक्षा मंत्री का पद संभाला है, वो अब तक 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटा चुके हैं, जिनमें चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस और एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं। हेgseth ने जो बर्खास्त की उसके बाद ट्रंप पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आप सरकार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप क्या ही इस सवाल का जवाब देंगे? उनका खुद का ही तकिया कलाम है, यू आर फायर्ड। जिसकी वफादारी कम हो या उसके संकेत भी दिख जाएं कि वफादारी कम करेगा या करेगी, उससे निकाल देते हैं। 2 अप्रैल को ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को उनके पद से हटा दिया। बॉन्डी ट्रंप की वफादार थी, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने में उनकी भी भूमिका थी। खबर है कि बॉन्डी ने ट्रंप के मन मुताबिक एप्स्टीन फाइल्स वाले मामले को डील नहीं किया। एप्स्टीन का भूत किस कदर ट्रंप को डरा रहा है, ये बात राजदूत के दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। बॉन्डी के निकाले जाने के बाद ट्रंप पर पुराने रवैये में लौटने का इल्ज़ाम लग रहा है। पुराने रवैये से मुराद ये कि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने दर्जन भर से ज़्यादा बड़े अधिकारियों और मंत्रियों को निकाला था। पूरे कार्यकाल में फिर यही सिलसिला चला। जाहिर सी बात है, इससे सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है। दूसरी बार जब वो चुनकर आए तो उम्मीद जताई गई कि शायद अब ट्रंप पिछली गलती से सबक लेंगे और अनुशासन के साथ सरकार चलाएंगे, लेकिन अब फिर इसी तरह के काम वो करते नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर मई में, यानी 12 डे वॉर के ऐन पहले, उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड माइक वॉल्स को हटाया था। वॉल्स वही हैं जिन्होंने एक सिग्नल ग्रुप में द अटलांटिक के संपादक को ऐड कर लिया था, और इस ग्रुप पर यमन पर होने वाला हमला डिस्कस हो रहा था गवर्नमेंट में। इसी साल मार्च में ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी प्रमुख के पद से हटाया। अब पैम बॉन्डी को हटाया है और उनके रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को ही निकाल दिया है। जॉर्ज की जगह क्रिस्टोफर लेनीव को यह जिम्मेदारी दी गई है। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद लेनीव को आर्मी का वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बनाया था। तब भी ये शिकायत की गई थी कि जो नियुक्ति है काबिलियत के आधार पर हुई नहीं लगती है। कहा गया था कि लेनीव ट्रंप के करीबी हैं, उनके विचार का समर्थन करते हैं, इसलिए ये पद उन्हें दिया जा रहा है। अब लेनीव ही आर्मी के मुखिया भी बन रहे हैं। तो क्या ट्रंप और हेgseth लेनीव के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं जो रैंडी जॉर्ज के साथ नहीं हो पा रहा था? आज के शो में यही बात पता करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको पीट हेgseth से जुड़े विवादों की लिस्ट देंगे। ये भी बताएंगे कि ट्रंप की सरकार में किस तरह एक बड़ा रिफ्ट अब नजर आता है, जैसा उनके साथ पिछली बार भी हुआ था। और अंत में आपको ईरान वॉर से जुड़े अपडेट्स भी देंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अमेरिका की सत्ता के भीतर जब भी अचानक बड़े फैसले लिए जाते हैं तो उनके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, बल्कि कई परतें होती हैं। रैंडी जॉर्ज का करियर समझे बिना इस फैसले की गंभीरता को समझना मुश्किल है। उन्होंने अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत एक इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर की थी और धीरे धीरे फौज में सबसे अनुभवी कमांडर्स में से एक हुए। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान की लड़ाई में कई ऑपरेशंस को लीड भी किया है। वो ख़ास तौर पर प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, यानी युद्ध के दौरान सेना को कैसे कंडक्ट करना है, सप्लाई करना है, संसाधनों को कैसे सप्लाई करना है, इसमें उनकी मजबूत पकड़ रही है। जब 2023 में आर्मी चीफ का पद खाली हुआ, उस समय अमेरिका के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। एक, चीन के साथ बढ़ता हुआ तनाव, और दूसरा, सेना के आधुनिकीकरण की ज़रूरत। ऐसे में पेंटागन को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी भी समझे। रैंडी उस समय वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे यूएस आर्मी के, यानी पहले से इस सिस्टम के अंदर थे, मजबूत दावेदारों में से एक थे। लेकिन उनकी नियुक्ति आसान नहीं थी। अमेरिकी सेनेट में कई महीनों तक सैन्य नियुक्तियों पर रोक लगी रही, जिससे उनका प्रमोशन भी अटका। इसके बावजूद उन्हें पहले एक्टिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया ताकि नेतृत्व में कोई गैप ना आए। आखिरकार अगस्त 2023 में सेनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूर कर दिया और वह आधिकारिक तौर पर आर्मी चीफ बने। उस समय जो बाइडेन की सरकार थी। अमेरिका में आर्मी चीफ का कार्यकाल 4 बरस का होता है। अभी रैंडी को रिटायर होने में 1 बरस और बचा था, फिर भी उन्हें हटा दिया गया। इसके पीछे वजह क्या है? आधिकारिक तौर पर यह वजह बताई नहीं गई, लेकिन 2 बातें कही जा रही हैं। पहली सबसे मजबूत थ्योरी जुड़ी है ईरान के साथ चल रहे टकराव से। पीट हेgseth शुरुआत से ईरान के खिलाफ जंग का समर्थन कर रहे हैं। बकौल ट्रंप इन्होंने ही जंग के लिए मनाया था ट्रंप को।
यहाँ तक कि जब इजरायली अधिकारी इस जंग का प्लान बताने अमेरिका आते तब भी हेक्सेथ इन मीटिंग में शामिल हुआ करते थे। हेक्सेथ का मानना रहा है कि ईरान पर तेज हमले करके और दबाव डालकर इस मसले को अभी भी सुलझाया जा सकता है। यू कैन बॉम्ब द सेंस इनटू ईरान, ऐसा हेक्सेथ का मानना है। इसके उलट रैंडी जॉर्ज का नज़रिया थोड़ा संतुलित माना जाता है। उनके पास इराक और अफगानिस्तान का अनुभव है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। अब तक 13,000 फौजी वो मिडल ईस्ट में और भेज चुके हैं। वेस्ट एशिया कह लीजिए। खर्ग आइलैंड पर कब्जा, ये 60% एनरिच यूरेनियम जो ईरान के पास है उसे चुराने की फिराक में ट्रंप हैं और इसी के लिए फौज को ईरानी ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। वहीं ईरानी फौज और IRGC कह रही हैं कि ज़मीन पर फौज को करारा जवाब मिलेगा। वो अखबार में हेडलाइन लगा रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू। IRGC भी सेना के कई वीडियोज़ रिलीज़ कर रही है और माहौल बना रही है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो ये अमेरिका के लिए घातक भी हो सकता है। खुद जो केंट, जिन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड के पद से इस्तीफा दिया, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि आर्मी चीफ ने भी ग्राउंड इन्वेजन के प्लान का विरोध किया था, इसलिए ये रिफ्ट पैदा हुआ। अब आते हैं दूसरी वजह पर। कुछ समय पहले हेक्सेथ ने आर्मी के 4 अधिकारियों का प्रमोशन रोका था जिन्हें मेजर जनरल रैंक पर लिया जाना था, माने जब कॉलर पर पहला सितारा आता है। इन 4 में 2 ब्लैक ऑफिसर और 2 महिलाएं शामिल थी, जबकि पूरी प्रमोशन लिस्ट में ज़्यादातर ऑफिसर गोरी चमड़ी वाले पुरुष थे। अब हेक्सेथ के इस फैसले का विरोध आर्मी के अंदर ही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी के अंदर ही बात हो रही थी कि हेक्सेथ भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि प्रमोशन रोकने की कोई साफ वजह बताई नहीं जा रही थी। जब ये बात तेज हो गई तो हेक्सेथ ने नई तरकीब आजमाई। उन्होंने आर्मी चीफ और आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल को कहा कि इन लोगों के नाम लिस्ट से ही हटा दीजिए। यानी एक तरह से हेक्सेथ अपने हाथ गंदे करने से बच रहे थे कि मैं नहीं काटता इनका नाम, तुम काट दो। लेकिन दोनों ने विरोध किया क्योंकि उनका कहना था कि जिन अफसरों का प्रमोशन रोकने को हेक्सेथ कह रहे हैं उनका रिकॉर्ड मजबूत है और वो हकदार हैं। यहीं से टकराव खुलकर सामने आया। करीब 2 हफ्ते पहले रैंडी जॉर्ज ने हेक्सेथ से मिलने की कोशिश की ताकि इस मुद्दे और सेना के कामकाज में हो रही दखलंदाजी पर बात हो सके, लेकिन हेक्सेथ ने मीटिंग नहीं की। इसलिए कुछ जानकार इसको भी रैंडी के निकाले जाने की एक वजह मान रहे हैं। रैंडी जॉर्ज की बर्खास्तगी सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने का फैसला नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है कि सिस्टम के भीतर असहमति की कितनी गुंजाइश है। ये कदम इस बात को और मजबूत करता है कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि एक व्यापक फेरबदल का हिस्सा है। एक और पहलू है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। अमेरिका में सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच एक संतुलन है। ज़्यादातर देशों में ऐसा ही होता है। जहां डेमोक्रेसी के नाम पर फौज सरकार चलाती है, उनकी बात हम करने रहे, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि एक बैलेंस ऑफ पावर है और जो सिविलियन लीडरशिप है वो उसके ऊपर है। सेना पेशेवर सलाह देती है, अंतिम फैसला राजनीतिक नेतृत्व लेता है। जैसे इंडिया का केस है, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं आर्मी चीफ, लेकिन फैसला करना नहीं करना का फैसला तो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। लेकिन जब इस संतुलन में दरार आती है तो इसका असर नीतियों पर पड़ता है। रैंडी जॉर्ज की बर्खास्तगी को इसी नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि संतुलन बिगड़ रहा है और इस बिगड़े संतुलन का दोष पीट हेक्सेथ को दिया जा रहा है। पीट हेक्सेथ अमेरिकी राजनीति में एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। उनके कार्यकाल और उससे पहले की पब्लिक लाइफ आप देखेंगे तो उनकी साइकी आपको समझ में आएगी। और इन विवादों को समझे बिना ये समझना मुश्किल है कि आज अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रक्चर में इतना बड़ा टकराव आपको क्यों दिख रहा है। सबसे कुख्यात विवाद उस समय सामने आया जब उन्होंने सेना में चल रहे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पॉलिसीज़ का खुलकर विरोध किया। बार बार उन्होंने कहा कि सेना को सोशल एक्सपेरिमेंट से दूर रहना चाहिए और उसका फोकस सिर्फ जंग लड़ने पर होना चाहिए। ये बयान उस समय आए जब अमेरिकी सेना में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश चल रही थी। उनके इस रुख को सेना के कई पूर्व अधिकारियों ने खतरनाक बताया था। फिर उनके शरीर पर कई तरह के टैटूज भी बने हुए हैं। एक क्रूसेड से इसमें जुड़ा हुआ एक टैटू में उन्होंने अपने शरीर पर काफिर लिखवाया है। इसकी वजह से वे हेक्सेथ विवादों में घिरे हैं। गार्डियन अखबार के एक लेख में इन्हें इस्लामोफोबिया का सिंबल बताया गया है। फिर जब से हेक्सेथ रक्षा मंत्री बने हैं, सेना पर धार्मिक प्रभाव बढ़ाने के इल्ज़ाम लगे। यहाँ तक कि ईरान वॉर के दौरान भी कई सैनिकों ने इस तरह की शिकायत की। शिकायत में कहा कि सीनियर कमांडर उन्हें कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग धर्म युद्ध है, ईश्वर ने ट्रंप को चुना है और ये सब अमेरिकी आर्मी में चल रहा है। रक्षा मंत्री क्या एक्शन ले रहे हैं, अमेरिका की जनता को पूछना चाहिए। क्या रक्षा मंत्री एक्शन लेना चाहते हैं या इस तरह की बातों को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये सवाल भी पूछ ही लिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ को हटा दिया है।
वहीं आर्मी चीफ कुछ घंटे पहले तक मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की सुरक्षा की चिंता कर रहे थे। CNN ने लिखा है कि रैंडी जॉर्ज वेस्ट एशिया में मौजूद जॉइंट फोर्स को मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने के पक्ष में थे, उसकी तैयारी में लगे थे। तब फोन आया कि भाई छोड़ दे, रैंडी जॉर्ज को हटाया जा रहा है। ये बात उन्हें भी कुछ ही देर पहले बताई गई। जिस समय रक्षा मंत्री ने उन्हें फ़ोन करके इसकी जानकारी दी, वो ईरान वॉर से जुड़ी एक मीटिंग ले रहे थे। इसके बाद उन्होंने ये बात अपने दूसरे ऑफिसर्स को बताई। CNN को एक अधिकारी ने बताया कि जब ये बात दूसरे ऑफिसर्स को पता चली तो कमरे में सन्नाटा छा गया। भाई बॉस की ही नौकरी चली जाएगी तो बाकी लोगों को तो डर लगेगा ही। रैंडी जॉर्ज की जगह अभी जिम्मेदारी क्रिस्टोफर लेनीव को दी गई है। पहले आर्मी के वाइस चीफ थे और ट्रंप के करीबी भी। क्रिस्टोफर ने 1990 में सेना ज्वाइन की थी, धीरे धीरे सेना में ऊपर उठे हैं। साउथ कोरिया में 8th आर्मी के कमांडर रहे हैं। उससे पहले वो नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में 82nd एयरबोर्न डिवीजन की कमान भी संभाल चुके हैं। इस पोस्ट पर आमतौर पर अधिकारी 2 साल रहते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। उन्हें एक दूसरी जिम्मेदारी दी गई और फिर साउथ कोरिया भेजा गया। ये बदलाव सामान्य नहीं था। उसी समय कई जानकारों ने कहा था कि क्रिस्टोफर को लेकर कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। असली मोड़ आया डोनाल्ड ट्रंप की जीत के तुरंत बाद। मौका था कमांडर इन चीफ बॉल का। अमेरिका का पारंपरिक कार्यक्रम है जो हर नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के दिन या उसके आसपास आयोजित होता है। इसमें सेना के बड़े अधिकारी आते हैं ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो। उसी कार्यक्रम के दौरान क्रिस्टोफर ने साउथ कोरिया से अपने सैनिकों के साथ वीडियो कॉल पर वो जुड़े इस प्रोग्राम में और ट्रंप को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करने वाले सभी सैनिक उन्हें 47वें राष्ट्रपति बनने पर बधाई देते हैं और वेलकम बैक कहते हैं। ट्रंप को क्रिस्टोफर का यह तरीका पसंद आया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह आदमी तो बिल्कुल फिल्म का किरदार जैसा लगता है, हीरो बनना चाहिए इसको। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंसान कोई खेल नहीं खेलता, सीधा काम करता है ये, और उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं। इस बातचीत में क्रिस्टोफर सीधे ट्रंप की नज़र में आ गए। जब आज उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया तो अमेरिकी मीडिया में ये बात प्राथमिकता से लिखी जा रही है। बात जो भी हो, जैसी भी हो, आर्मी चीफ को हटाया जाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और जब आपका देश एक जंग लड़ रहा हो तो इसके कई मायने निकलते हैं। एक पहलू हमने बताया कि ईरान वॉर की नीतियों पर रिफ्ट रहा होगा, इसलिए फैसला हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस मर्फी ने प्रतिक्रिया दी है। इस पर लिखा है कि इन अधिकारियों ने हेक्सत के खराब प्लान्स की आलोचना कर दी होगी जो वो ईरान की जंग में बना रहे थे, इसलिए हेक्सत ने निकाल दिया। हेक्सत के बाद अब वापस उनके गुरु ट्रंप पर आइए। ट्रंप भी अपनी पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं, वही गलतियां जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में की थी, यानी बार बार लोगों से कहना यू आर फायर्ड। उनके पहले कार्यकाल के पहले ही साल में अटॉर्नी जनरल सैली येट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA माइक फ्लिन, FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी, चीफ ऑफ स्टाफ राइंस प्रीबस, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन और 2 प्रेस सचिव समेत कई लोगों की नौकरी गई थी। इस कार्यकाल में भी छोटे बड़े कई नाम जुड़ गए हैं, पर बड़े नामों में माइक वॉल्स हैं, क्रिस्टी नोएम है और अब अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी का नाम है। पैम बॉन्डी ने जबकि महाभियोग वाले मुकदमे के दौरान उनकी कानूनी टीम को उसका वो हिस्सा थी, वो उस समय भी उनके साथ थी जब ट्रंप ने बिना सबूत 2020 वाला चुनाव बड़े पैमाने पर वोटर फ्रॉड से चोरी होने का दावा किया था और उन्होंने लंबे समय तक ट्रंप के इस दावे का समर्थन भी किया। वो ट्रंप के हश मनी ट्रायल और फिर मई धोखाधड़ी से जुड़े 34 मामलों में दोष साबित होने वाले मामले में भी ट्रंप के साथ खड़ी थी, पर अब उन्हें निकाल दिया गया। हश मनी जिसमें उन्होंने एक पॉर्न आर्टिस्ट को चुप रहने के लिए पैसा दिया था। मीडिया में लिखा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला उन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं किया, जिससे ट्रंप नाराज थे। यानी अगर अमेरिका की सरकार में आपको काम करना है तो आप ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते, आपको लगातार वफादारी का संदेश देना है, नहीं तो आपकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। अमेरिका वाला चैप्टर यहीं तक। अब ईरान वॉर से जुड़े कुछ अपडेट्स आपको देते हैं। पहला अपडेट ईरान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ की टिप्पणी से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि ईरान को जीत की घोषणा कर देनी चाहिए और अमेरिका के साथ समझौता भी करना चाहिए जिससे जंग रुक जाए। उन्होंने समझौते के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे ईरान को मांग करनी चाहिए कि उस पर लगे सभी प्रतिबंध खत्म हो जाएं। उसके बदले में ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम लिमिट कर सकता है और हॉर्मूज को फिर से खोलने की पेशकश करनी चाहिए। बकौल जवाद शरीफ ये एक ऐसी डील हो सकती है जिससे अमेरिका शायद पहले एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन अब करेगा। इसके अलावा ईरान को अमेरिका के साथ एक ट्रीटी भी साइन करनी चाहिए कि कोई भी देश भविष्य में एक दूसरे पर हमला न करे। इससे अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध स्थापित हो सकते हैं जो अमेरिका और ईरान दोनों पार्टीज के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो इसी नोट पर साजिद का लिखा और रिया का प्रोड्यूस किया राजदूत आज कंक्लूड होता है। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल, और एक शिकायत भी है। अब से कुछ दिन मैं एक पर्सनल काम से घर जा रहा हूं और मेरे पीछे साजिद आपसे मुखातिब होंगे, आपसे रिया भी मुखातिब होंगी।
हम ये बात बिल्कुल आपकी एक्सेप्ट करते हैं। हमारे जो दर्शक होते हैं उनका फीडबैक या उनका जो हुक्म है कि उनको बेस्ट मिलना चाहिए, वो आदेश हमारे सर माथे पर है। लेकिन हमारे दर्शकों को हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए उस केस में भी कि जब हम नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, हमारी टीम के नए मेंबर्स आपके सामने उपस्थित होते हैं, तो उनका उत्साहवर्धन भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कीजिए, काम को क्रिटिसाइज़ कीजिए, कौन कैसा दिख रहा है, किसके बाल कितने बड़े हैं, उनको इग्नोर करके आपका ध्यान प्लीज़ उस तरफ लगाइए कि शो प्रोड्यूस कैसा किया गया है, लिखा कैसा गया है। उस बारे में आपका जो भी फीडबैक होगा वो अप्लाई होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे करके जा रहा हूं। बहुत जल्दी आपके सामने दोबारा उपस्थित हो जाऊंगा और जब तक मैं यहां नहीं हूं तब तक इन दोनों का ध्यान आपको रखना है, राजदूत शो का ध्यान आपको रखना है, फीडबैक आपको लगातार देना है और हमारे साथ बने रहना है। आप देखते रहिए खबरगांव।